हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग हिंदी के सेशन की रीजनिंग का सेशन, उसके साथ साथ जीके और जीएस का कंबाइंड सेशन चला रहे हैं प्यारे भाई। तो ये जितने भी प्रश्न हैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है। जो आगामी एग्ज़ाम जो हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ चलाई जा रही है और ये प्रश्न बनाए जा रहे हैं, ठीक है प्यारे भाई। तो चलिए आप लोग, और मैं विशेषकर कहना चाहूँगा कि अभी हिंदी के कुछ प्रश्न डाले गए हैं, उसमें कोई दीपक मीना करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने कमेंट किया था। तो उन्होंने कहा कि जो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं, तो मैंने उसमें ऑप्शन नंबर डी डाला था सुग्रीव। तो भाई लोग कह रहे हैं कि सुगत होगा। तो आप बताइएगा, आप सभी लोग बताइएगा उसका राइट आंसर क्या होगा। उन्होंने कहा कि सर ये ऑप्शन बी होना चाहिए, लेकिन मैंने डी लगाया था उसमें। तो जिसकी गर्दन हो उसे सुग्रीव ही तो कहते हैं कि सुगत कहते हैं। तो प्यारे भाई मतलब कि आप लोग मतलब हद हो गई है यार। मतलब आप लोग पढ़ने वाले कंपटीशन के स्टूडेंट हैं कि क्या, कैसे मतलब कि जो सही क्वेश्चन है उसको भी आप मतलब गलत करना चाहते हैं। मतलब कि आप लोग इतना जो है मतलब वो दिखाना चाहते हैं, मतलब कि सब गलत बातें हैं ना। मतलब अगर कोई क्वेश्चन स्प्रिंट हो गया ठीक है, लेकिन आप लोग इस तरह से जो है कमेंट करते हैं कि सर ये क्वेश्चन गलत है, पहले आप उसको एक बार देख लीजिए, ऐसा करिए वैसा करिए। तो कमेंट आप करें, लेकिन अगर क्वेश्चन सही है तो फिर उसको थोड़ा सा देख लिया करिए, ठीक है ना। फिलहाल मैं जो टाइपर महोदय हैं मैं उनसे बहुत बार मैंने उनसे कह दिया है कि उन्होंने कहा कि सर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको टाइप करने में थोड़ी सी समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो उसकी मात्रा उंत्रा का भी इधर उधर हो जाता है। तो फिर मात्रा उंत्रा वाली तो फिलहाल उसमें कोई दिक्कत थी नहीं। हिंदी में मात्रा उंत्रा नहीं गलत होता। हिंदी के सभी क्वेश्चन मैंने देखा, टाइपर महोदय के आने के बाद मैंने उसको देखा, तो हिंदी के क्वेश्चन लगभग सही होते हैं, उसमें मात्रा में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जीएस में अगर मात्राएं इधर उधर हो जाती हैं तो उसको आप समझ लिया करिए, ठीक है। आप कंपटीशन की स्टूडेंट है, इतने तो समझदार हैं ही भैया, ठीक है ना भैया। चलिए, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। वो ऑप्शन नंबर डी ही सही है जो मैंने बताया है, जो आप बी कह रहे हैं वो गलत होगा, ठीक है भैया दीपक मीना जी। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। लेकिन प्यारे भाई मैं आपसे कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन को थोड़ा आप एक बार देखिए, ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। उसके बाद ही किसी क्वेश्चन पे कमेंट कीजिए, ठीक है प्यारे भाई। अब अगर आप लोग इस तरह कमेंट करेंगे, मतलब सही क्वेश्चन पे भी गलत अगर कमेंट करने लगेंगे, तो भाई ये और लोग भी देखेंगे तो उनको भी कैसा महसूस होगा, आप बताएं, ठीक है। तो चलिए हम टाइम आपका बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप क्वेश्चन को पहले पढ़िए, वो तो दो चार जगह उसको मिलाइए और लोगों से पूछिए, गलत होता है फिर कमेंट करिए, फिर हम लोग उस पर सुधार करेंगे, क्यों नहीं सुधार करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं ये प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं भैया सब अधूरी हैं, कोई पूरी नहीं है। इसलिए हम भी एक इंसान ही हैं, ठीक है ना भैया। गलती हमसे भी हो सकती है, अगर होगी तो सुधारेंगे ज़रूर, गलती को स्वीकार किया जाएगा, ठीक है ना भैया। चलिए, फिलहाल आप लोगों ने जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, उसका मैं आभारी हूँ आप सभी का। तो फिलहाल मैं आपको कुछ कह नहीं रहा आप लोगों को, ठीक है। बस इतना कर रहा हूँ कि आप उसको देखिए, गलत हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है, अगर कोई समस्याएं हो तब, ठीक है प्यारे भाई। बाकी वैसे आपको वीडियो जैसी लगी आप कमेंट जरूर किया करिए, जितने लोग वीडियो देखा करिए कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। तो आइए, आपका मैं समय बहुत ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा, आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का ये सेशन का पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, इसको देखिए और जवाब दीजिए। कह रहा है कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो बताइए प्यारे भाई, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, मैंने इसको बहुत बार आपको पढ़ा रखा है। मुंबई को कहते हैं, कांड्रा को कहते हैं, कोच्चि को कहते हैं, कोलकाता को कहते हैं। तो किस बंदरगाह को कहते हैं आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए फॉर आज़ाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाई। अर्थात किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार, ठीक है ना। चलिए आगे। 7 टापुओं का शहर भी किसे जाता है, किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। इस बात को भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है प्यारे भाई। चलिए, और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, लेकिन मैं देखता हूँ ना कि मैं जो कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सब लोग इसका आंसर नहीं देते हैं, लेकिन इस प्रश्न का आंसर मुझे चाहिए, आप सभी से चाहिए। कांडला बंदरगाह का जो नाम रख के अभी हाल ही में नया क्या रखा गया, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूँगा, ठीक है ना प्यारे भाई। इसका मतलब अगर आप कमेंट नहीं करते तो आपको प्रश्न नहीं आता है, और अगर आप बार बार कमेंट करते हैं, मतलब कि मैं जो पूछूँ उसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं, तो आपको ये प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा, कांड्रा बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखा गया है, ठीक है प्यारे भाई। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, इसको देखिए और जवाब दीजिए। कह रहा है कि मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से बंदरगाह का निर्माण किया गया है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, उसकी व्यस्तता को कम करने के लिए, उसकी मुंबई की व्यस्तता को कम करने के लिए, ठीक है ना भैया, किस नए बंदरगाह का निर्माण किया गया है। तो आप बताइएगा मुझे किसका किया गया है। एन्नौर का किया गया है, एन्नौर का किया गया है, हल्दिया का किया गया है, या फिर पारादीप, या फिर न्यावा सेवा का।
तो बताइए, मुंबई बंदरगाह के दबाव को या उसकी व्यस्तता को कम करने के लिए भारत सरकार ने एक नए बंदरगाह को बना दिया है। उस बंदरगाह का क्या नाम है? तो वो भी कहाँ है प्यारे भाई? मुंबई में ही। उसका क्या नाम है? न्यावा सेवा बंदरगाह। वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसको भी आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है? न्यावा सेवा। अब इसका नाम क्या हो गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इस बात को भी आप क्या करेंगे? नोट करेंगे। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि कंप्यूटर कित बंदरगाह कौन सा है, तो एन्नौर बंदरगाह है। कौन सा? एन्नौर बंदरगाह कैसा है? कंप्यूटर कित बंदरगाह है। इसको भी आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, आप इसको देखिए और जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बंदरगाह है। आप समझ रहे हैं ना, कौन कैसा मुक्त व्यापार क्षेत्र बंदरगाह है? बताइए इसमें से कौन सा है? कोच्चि है, चेन्नई है, हल्दिया है या फिर कांडला बंदरगाह है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर प्यारे भाई? मुक्त व्यापार क्षेत्र। क्या पूछा आपसे? मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह कौन सा है? तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैंने अभी आपसे पूछा कि कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। अब मैंने पूछा इसका वर्तमान में नाम बदल के क्या रखा गया, आप मुझे बताइएगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डी के इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कांडला है कहाँ? तो गुजरात में है। कहाँ है भैया? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। इस बात को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ है? गुजरात में है। चलिए भैया नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ये कहाँ है? गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपके सामने, इसको देखिए और जवाब दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। अब देखिए, अगर मैं आपको कुछ बता दूं प्यारे भाई, पूर्वी तट का बंदरगाह, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए ये जो होते हैं ये तट होते हैं, भारत के ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? तटीय बंदरगाह होते हैं। अब आप मुझे बताइएगा ये कौन सा तट होता है? ये पूर्व वाला होता है। और ये कौन सा होता है? ये पश्चिम तट वाला होता है। ठीक है, तो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। अब पूर्वी तट पे कौन है? कोलकाता। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में पूर्वी तट पे होगा ये। कौन सा? कोलकाता होगा। न्यावा सेवा तो कहाँ है भैया? अभी मैंने बताया ये महाराष्ट्र में पड़ता है, मुंबई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र मुंबई में। यहाँ आपको 2 बंदरगाह मिलेंगे। कितने बंदरगाह? 2 बंदरगाह मिलेंगे। कौन कौन? एक तो मिलेगा आप सभी को, मैंने कहा मुंबई बंदरगाह, और एक मिलेगा न्यावा सेवा बंदरगाह। ठीक है, पारादीप और विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्रा में है। पारादीप भी कहाँ है आपका? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। तो मतलब तीनों ये वाला न्यावा सेवा को छोड़कर बाकी ये कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम ये सब कहाँ है? पूर्वी तट पर। और कहाँ पूर्वी तट पे नहीं है? तो कौन सा नहीं है? न्यावा सेवा ये पश्चिमी तट पर है और ये महाराष्ट्र में है। और इसका नाम बदल के पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया। अर्थात अगर मैं आपसे एक लाइन में कहना चाहूँ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, देखिए और इसका जवाब दीजिए। राइट आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए। कह रहा है कि कौन सा एक ज्वारी बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह? ज्वारी। अब आप बता दीजिए, मैंने आपको कितनी बार बताया है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारी बंदरगाह है। ये जो गुजरात का कांडला बंदरगाह है वह कैसा बंदरगाह है? ज्वारी बंदरगाह है। कहाँ का भैया? जो गुजरात का कांडला बंदरगाह हो कैसा बंदरगाह है? ज्वारी बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर वी फॉर क्या हो जाएगा? भगत सिंह का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और मुंबई बंदरगाह कैसा? सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। क्या है? सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। ठीक है, और कांडला बंदरगाह कैसा है? ज्वारी बंदरगाह जो कि गुजरात में है। इसका नया नाम क्या है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए। मारवा गोवा कहाँ है? गोवा में है। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में है। मैंने सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं, ये आप पूरा लिख लीजिएगा बढ़िया से पेन कॉपी में, क्योंकि ये अब एग्जाम में मिलाने के लिए डायरेक्ट आता है, स्टेट भी मिलाने के लिए आ जाता है। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा है? बताइए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन है? न्यू मंगलोर है, हल्दिया है, मुंबई है या कांडला है? तो आप मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई, कि स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा था? तो आप जानते हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो विकसित किया हमने बंदरगाह को, उसका नाम है कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह प्यारे भाई? कांडला बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि गुजरात में स्थित है और यह एक ज्वारी बंदरगाह भी है। कैसा है? यह एक ज्वारी बंदरगाह भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। देखिए भैया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? अब आइए, कहाँ नहीं है? पश्चिम तट पर पूछ रहा है। इसको भी देखते हैं हम लोग। ये देखिए, अभी मैंने आपको बनाया था ना, ये क्या होता है? पूर्व तट होता है। और ये क्या होता है प्यारे भाई? ये वाला जो होता है इसे हम लोग पश्चिम तट कहते हैं। अब आइए, कांडला गुजरात यहाँ है, मुंबई यहाँ है, मंगलोर और नौर में कन्फ्यूजन है आपको, मुझे पता है। अब आप मुझे बताइएगा इसमें से कौन सा नहीं है? दो ही चीज़ें बची, ठीक है ना? उसमें से कौन सा वाला नहीं है भैया? तो अभी मैंने आपको इन्नौर बताया, इन्नौर, ठीक है, और कोच्चि, तूतीकोरिन, ये सब कहाँ है? ये सब पूर्वी तट वाले हैं। तो इन्नौर को हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। किसको हटा दीजिए? इन्नौर को हटा दीजिए। बाकी मंगलोर भी है, आप जानते हैं, कर्नाटक केरल में। और उसके बाद साथ साथ ये मुंबई और ये कांडला, ये तीनों की तीनों कहाँ है? पश्चिम तट पर हैं। जो इन्नौर बंदरगाह है वो कहाँ है? यहाँ नहीं है, वो आपका कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इन्नौर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? इन्नौर बंदरगाह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर सी, सिफा चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, उसको देखिए, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का कृत्रिम बंदरगाह है? कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम तो समझते हैं ना, कृत्रिम मतलब होता है कि मानव द्वारा निर्मित। किसके द्वारा निर्मित? मानव द्वारा निर्मित बंदरगाह कौन सा है? आप मुझे बताइए। कांडला बंदरगाह है, कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह है, मंगलौर बंदरगाह है, चेन्नई है, या फिर हल्दिया? बताइए इसमें से कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो मानव द्वारा निर्मित है? तो बताइएगा प्यारे भाई, कौन सा मानव द्वारा निर्मित अर्थात कृत्रिम बंदरगाह है? वह है चेन्नई। कौन है? चेन्नई। ऑप्शन नंबर सी, सिफा चंद्रशेखर आज़ाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कांडला बंदरगाह कैसा है? ये ज्वारी बंदरगाह है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है प्यारे भाई। हल्दिया कहाँ पड़ता है बताइए? हल्दिया कहाँ पड़ता है? जल्दी से बताइए मुझे आप लोग। हल्दिया और कोलकाता दोनों पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं, ठीक है प्यारे भाई। दोनों कहाँ पड़ते हैं? पश्चिम बंगाल पे पड़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, इसको देखिए और जवाब दीजिए इसका। कह रहा है कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुदायिक व्यापार का पूर्व द्वार कहलाता है? बताइए कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुदायिक व्यापार का पूर्व द्वार कहलाता है? ऑप्शन है कोलकाता से हल्दिया, या कोलकाता हल्दिया कराता है, पारादीप कराता है, ठीक है, पारादीप या पारादीप, विशाखापट्टनम कराता है, या फिर कांडला कराता है? इसका राइट आंसर आप मुझे बताएंगे क्या हो जाएगा प्यारे भाई? तो किसे हम लोग भारत का सामुद्रिक व्यापारिक का पूर्वी द्वार के रूप में जानते हैं? आप सबको पता होगा, पता नहीं होगा तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ प्यारे भाई। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कोलकाता से हल्दिया को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ से ना समुद्री मार्ग है, कैसा है? सामुद्री, किसी से सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, एफ आर आज़ाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाई। नेक्स्ट प्रश्न और बढ़ जाइए आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, इसको आप पढ़िए और इसका क्या करिए? राइट आंसर दीजिए मुझे, ठीक है प्यारे भाई। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह, कौन सा एक बंदरगाह नहीं है? अब देखिए बंदरगाह तो आप सभी को मैंने बता रखे हैं, अब इसमें से कौन सा बंदरगाह नहीं है? अब जानते हैं बंगलुरु। कौन? बंगलुरु कोई भी बंदरगाह नहीं है। बंगलुरु जो है वो कोई भी बंदरगाह नहीं है, अर्थात यहाँ कांडला भी बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह है, मंगलोर बंदरगाह है, लेकिन बंगलुरु बंदरगाह नहीं है। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, सिफा चंद्रशेखर आज़ाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा भैया? सिफा चंद्रशेखर आज़ाद इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ रहा है, इसको देखिए और जवाब दीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? देखिए अभी मैंने बताया ना किसका नाम बदल के रखा गया है, आप सभी को पता होगा। बताइए जवाहरलाल बंदरगाह, अच्छा कहा है कहाँ स्थित है, तो आप बताइएगा कहाँ स्थित है? पारादीप, कोच्चि। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? पारादीप, कोच्चि, मुंबई, या फिर कोलकाता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा एक बात बताएं, मैं आपको बताऊं भैया, तो एक बात देखिए आप ध्यान से समझिए, क्वेश्चन गलत नहीं है ना ही आंसर गलत है। कोई क्वेश्चन और आंसर पे फालतू कमेंट नहीं करेगा कि ये गलत है वो गलत है। देखिए आपकी अगर आप थोड़ी सी दिमाग को आपके पास थोड़ा अगर आप बुद्धिमान हो तो आप खुद ही क्वेश्चन को समझ सकते हैं। पारादीप तो खुद ही क्या है? एक बंदरगाह है। कोच्चि भी एक बंदरगाह है, और कोलकाता भी बंदरगाह है, मुंबई भी बंदरगाह। ये बातें, लेकिन मुंबई एक स्थल भी है, क्या है? स्थान भी है, इसलिए आप कोलकाता भी एक स्थान है, तो आप ये दोनों तो हटा दिए। कोच्चि भी एक स्थल है, आपको पता होगा। पारादीप, पारादीप तो बंदरगाह है, कोच्चि भी बंदरगाह है,
तो आप डायरेक्ट आंसर आपको बताना है कहाँ होगा, वो होगा मुंबई में है। कहाँ? मुंबई की व्यस्तता को कम करने के लिए मुंबई में ही, महाराष्ट्र के मुंबई में ही एक नया बंदरगाह बनाया गया जिसका नाम था न्यावा सेवा बंदरगाह। उसी का नाम बदल के मैंने कहा था क्या रखा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सिफा चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझा करिए फिर अपना आंसर दिए करिए, फालतू चिल्लाने से कुछ होगा नहीं कि ये गलत है वो गलत है। ठीक है ना, आपका जो आपको अच्छा लगे, जो राइट हो उसको आप जवाब दिए करिए। ठीक है, हाँ। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में करिए सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। मैं तो अपने मन से झुके रहते सर ये गलत हो गया, सर वो गलत हो गया। अरे कैसे गलत हो गया यार, उस पर आप उसको पढ़ते नहीं, सही से देखते नहीं हैं। ठीक है, उसको पढ़िए, उसके बाद आप जो है बताइए कि क्या समस्या है आपको। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे प्यारे भाई प्रीवियस ईयर के प्रश्न बनाए जाते हैं। जितने भी हिंदी के जो प्रश्न मैंने बनाए थे वो सभी प्रीवियस ईयर के थे। ठीक है, सब प्रीवियस ईयर थे प्यारे भाई, याद रखिएगा। आगे चलें, चलिए। भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? किस जगह भैया? पूरब में। भारत के जो पूर्वी तट है उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? कौन तट में? पूर्वी तट में। बता दीजिए। तो ये पश्चिमी तट हो गया और ये कैसा तट हो गया? पूर्वी तट हो गया। ये पूरब है और ये पश्चिम है। कह रहा है कि पूरब में सबसे सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कौन सा है? तो आप बताइएगा। कोलकाता यहाँ है पश्चिम बंगाल में, चेन्नई आप जानते हैं तमिलनाडु में है, मंगलोर तो आप जानते हैं इधर केरल कर्नाटक में है, विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्रा में है। तो इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ जो प्राकृतिक बंदरगाह वह है विशाखापट्टनम। आप जानते हैं विशाखापट्टनम सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। अगर आपसे कभी पूछे सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है तो आप कहेंगे विशाखापट्टनम है। इस बात को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर मिस्टर डी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, इसका आंसर दीजिए। अब आइए हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं हिस्ट्री में। कहाँ आ जाते हैं? हिस्ट्री में। कह रहा उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? देखिए ये भी प्रश्न में ऐसे ही बहुत बार आ गया है और बहुत ज़्यादा विशेष हार्ड नहीं है, बहुत ईजी प्रश्न है। ठीक है, आप इसको देखिए और इसका राइट आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए। ठीक है प्यारे भाई, बताइए उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? बताइए 18 है, 108 है, 10 है या फिर 6 है? तो बताइए उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है प्यारे भाई? तो उपनिषद देखिए, अगर मैं पुराण पूछूँ कितना पुराण पूछूँ तो उसकी 18 है। अगर मैं उपनिषद पूछूँ तो कितनी है? 108 है। कितनी है प्यारे भाई? 108 है। समझिए इस बात को। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या तो 18 है। कितने पुराण हैं? 18। सबसे पुराना कौन है? मत्स्य पुराण है, इसको आप याद रखिएगा। अगर उपनिषद में आपसे पूछूँ तो उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। कितनी है? 108 है। ठीक है, वेदांग कितने हैं? 6 हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक है। सबसे छोटा कौन है? मांडुक्य है। सत्यमेव जयते किस में मिलता है? तो भैया मुंडक उपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है? मुंडकोपनिषद में मिलता है। इस बात को आप याद रखिएगा। आश्रम का वर्णन किस में है? जवालोपनिषद में है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। और पूछा जाए सबसे प्राचीन और प्रमाणिक कितने माने जाते हैं तो वो 10 माने जाते हैं, जिसपे शंकराचार्य ने अपना क्या लिखा है? महाभाष्य लिखा है। वही उपनिषद प्राचीन और प्रमाणिक माने जाते हैं। ये सब बात आप नोट करते जाइए। अगर यहाँ एक बार ना समझ में आया तो वीडियो को कई बार देखिए। ठीक है प्यारे भाई, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, इसको देखिए। ये भी प्रश्न में बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। कह रहा है किस उपनिषद में यम नचिकेता संवाद मिलता है? बताइए किस उपनिषद में यम नचिकेता संवाद मिलता है? इसका राइट आंसर आप मुझे बताइएगा किस में मिलता है। तो जाहिर सी बात है, संवाद जहाँ होता है वहाँ क्या हो जाता है? बहुत कठिन बातें हो जाती हैं। बातें कैसी हो जाती हैं? कठिन हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? दूसरे का हो जाएगा बी, कठोपनिषद। क्या हो जाएगा? कठोपनिषद। ऑप्शन नंबर बी, वी फॉर भगत सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यम नचिकेता संवाद कहाँ मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है? कठोपनिषद में। ठीक है, सबसे बड़का कौन है? बृहदारण्यक आ गया है। मुंडकोपनिषद क्या है? वो तो बोलो भैया, मुंडकोपनिषद बताइए। मांडुक पूछे सबसे छोटा का, मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते का मिलता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वेदांग की संख्या भी मैंने आपको बताया कितने होती हैं भैया? 6 होती है। कितने होती है वेदांग की संख्या? 6 होती है। कौन कौन सी होती है आपको पता होगा? ज्योतिष, छंद, कल्प, निरूप। ठीक है ना भैया, ऐसे कुल कितनी होती हैं? 6 होती हैं। ठीक है ना, कितनी होती हैं? 6 होती हैं। ठीक है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी ना, याद होगा ट्रिक आप सभी को। ठीक है ना, चलिए। सिया जोक नी छंद, याद है ना? सिया जोक नी छंद। ठीक है, शिक्षा, जोक, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण सब इसी में क्या हो जाता है? इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसकी संख्या कुल कितनी है? 6 है। किसकी संख्या? वेदांगों की संख्या। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर मिस्टर डी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए। अच्छा एक बात बताइए मुझे, एक वेदांग होता है, एक वेदांत होता है।
वेदांत अगर पूछा जाए तब आप क्या कहेंगे, वेदांतों की संख्या कितनी होती है? तो वेदांतों की संख्या कितनी होती है? 108 होती है। अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा सर वेदांत की इसकी संख्या 108 कैसे हो गई वेदांतों की? क्योंकि वेदों का अंत, क्या भैया, वेदों का अंत पूछा जा रहा है। वेदों का अंत कहाँ से शुरू हुआ है बता दीजिए? उपनिषद से। कहाँ से हुआ है? उपनिषद ही आया, वेदों का अंत कर दिया, अर्थात उपनिषद ही पूछा जाता है। वेदांत, वेदांत को ही क्या कहते हैं? उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, उसकी संख्या 108 है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसको आप जानते होंगे। जैन धर्म का जो है वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव, अजीतनाथ, किसको? अजीतनाथ को, या फिर महावीर स्वामी को, या फिर अरिष्ट नेमि को? किसको? अरिष्ट नेमि को कहा जाता है, आप बताइएगा, या अरिष्ट नेमि? चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं भैया। वास्तविक संस्थापक पूछा जा रहा है, कौन संस्थापक? वास्तविक संस्थापक कौन है? तो आप मुझे बताइएगा इसका वास्तविक संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और अगर पूछे पहला संस्थापक कौन है, मतलब कि इसके संस्थापक से पूछे, तो आप कहेंगे ऋषभदेव, या इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? आदिनाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिनाथ कहते हैं। या आपसे पूछे वास्तविक संस्थापक, तो आप कहेंगे महावीर स्वामी को कहते हैं। किसे कहते हैं? महावीर स्वामी कहते हैं, जो कि इसके कौन तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। कौन से तीर्थंकर? 24वें तीर्थंकर थे। और ऋषभदेव उसके क्या थे? पहले तीर्थंकर थे। कौन थे? फर्स्ट वाले तीर्थंकर है, पहले तीर्थंकर। ठीक है प्यारे भाई, चलिए। अरिष्ट नेम आप जानते हैं, श्री कृष्ण के चचेरे भाई। ठीक है, श्री कृष्ण के चचेरे भाई माने जाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे भाई। जैन धर्म में किसे स्त्री तीर्थंकर माना जाता है? आ जाइए देख लीजिए इस प्रश्न को भी, सिंपल सा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। अजीतनाथ को, मल्लीनाथ को, ऋषभदेव को, या फिर सुमित को? तो आप जानते हैं जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनका नाम है मल्लीनाथ। महिला तीर्थंकर का क्या नाम है? मल्लीनाथ है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? कलश था। इसको भी आप क्या करेंगे, याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। जन्म कभी कभी बहुत सारे लोग इतिहासकार क्या कहते हैं, इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है भैया, चलिए आगे, बोलो भैया, चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वी फॉर क्या हो जाएगा? भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें महिला तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। ठीक है भैया, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ? बता दीजिए। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आप सब जानते हैं महावीर स्वामी का जन्म कब माना जाता है भैया, बताइए। अच्छा एक बात तो सबको कन्फर्म ही होगी ना कि 540 कब हुई थी? 540 ईस्वी, ये बात तो सबको कन्फर्म हुई होगी भैया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब बताओ 540 कहाँ कहाँ ऑप्शन में है? दो ही ऑप्शन में है। एक तो क्या है, एक ये वाला है बी वाला ऑप्शन, और एक डी वाला ऑप्शन। इसका मतलब ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है, कहीं के इतिहासकारों का मानना 468 ऐसा हो जाता है, लेकिन फिलहाल वो गलत है। और बताइए दूसरी बात क्या है, और वो भी वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में। लुम्बिनी में तो इनकी नहीं हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। तो वैशाली ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर मिस्टर डी के इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। कह रहा प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? कौन सा भैया? प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? पाटलिपुत्र, वल्लभी, वैशाली, या फिर कुशीनगर? आप मुझे जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, क्योंकि मैंने इसके लिए आपको एक ट्रिक बता रखी है, आपको याद होगा प्यारे भाई। अगर याद नहीं होगा तो याद करिए, क्योंकि मजबूरी है, आपको याद करना पड़ेगा। ट्रिक याद है आप सभी को? क्या याद? मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी बताइए? मैंने आपको इसके लिए 4-5 ट्रिक बताई थी। ठीक है ना, एक तो मैंने आपको बताई थी रावय पाकू, क्या रखना है? रावय पाकू आपको याद रखना है, रावय पाकू। इससे क्या क्या याद होगा बताइए? इससे आपको क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी? एक तो राजगिरी, क्या याद होगा? राजगिरी। ठीक है भैया, अच्छा ये हम लोग उसमें चलेंगे, चलिए इसको बंद करते हैं कुछ देर के लिए। कहाँ चले गए थे हम लोग? उज्जैन धर्म। आपसे पूछा कौन सा है? बौद्ध संगीत। या इसमें कितनी हुई थी बताओ? उसमें 4 संगीत हुई थी ना, इसमें पहली और दूसरी। तो बताइएगा पहली वाली कहाँ हुई थी भैया? तो पहली वाली हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी भैया? पाटलिपुत्र में ना। इसकी भी ट्रिक मैंने आपको दी थी ना, पास। क्या आपको दी थी मैंने ट्रिक? इसकी ट्रिक है पास। वो तो थी
बौद्ध धर्म की हाँ वो बौद्ध धर्म थी, जैन धर्म में पास है, पास से पाटलिपुत्र, और सत से क्या हो जाएगा भैया, बोलिए। हाँ पास से क्या हुआ, पाटलिपुत्र हो जाएगा, और सत से क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन में आपके कहीं दिखाई दे रहा है कुशीनगर, वल्लभी, नहीं ये नहीं है। तो आप याद रखिएगा पद से क्या हुआ, मतलब ये टोटल ट्रिक है, पद से क्या हो गया, पास हो गया, पद से क्या हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए, और वह से स से क्या हुआ, सर्वकामी, इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, जो कि ऑप्शन में नहीं है। आपसे सिर्फ पूछा था कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे पाटलिपुत्र में हुआ था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है, मैंने आपको बताया था वस, क्या बताया था, वर्षी ये बताया था, या वसु, वस मतलब हो गया वल्लभी, ऋषि मतलब हो गया समा श्रवण, ठीक है ना। तो ये आप, ये ट्रिक है, ट्रिक आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने तो बना लिया था पास, पस से पाटलिपुत्र, वस से वसुमित, ठीक है। फिर वच मैंने बना लिया था, वह से वल्लभी और क्षमा श्रवण, ठीक है। ऐसे मैंने ट्रिक बना रखा था, आप भी बना लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए और जवाब दीजिए। कह रहा है, महावीर ने जैन भिक्षुओं के व्रत में कौन सा नया व्रत जोड़ा था। ये आप सभी को पता होगा, किसको नहीं पता है बताइए, आप सबको पता होगा। क्या बात, कौन सी बात पता होगी, कि जब अंतिम भिक्षु अर्थात अंतिम, क्या नाम था उनका, तीर्थंकर, जिनका नाम है महावीर स्वामी जी, जब 24वें तीर्थंकर आए तो उन्होंने एक नया जोड़ा था जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। क्या नाम था, ब्रह्मचर्य। और इसके पहले क्या था भैया, बोलिए, उसे हम लोग क्या कहा गया, आपको मिला कि क्या कहा जाता है, बोलिए भैया, इसने क्या दिया, इसने ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। पहले क्या था, अस्तेव, अपरिग्रह, अहिंसा, ठीक है ना भैया। क्या था, आप अस्ते का मतलब क्या होता है, अपरिग्रह का मतलब क्या, धन को एकत्रित मत करिए, अस्ते मतलब चोरी मत करिए, चोरी मत करिए, धन का संग्रह मत करिए, और जो कि हिंसा मत करिए। इन्होंने जोड़ दिया ब्रह्मचर्य, क्या जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य, ठीक है ना। बोलो भैया, सदा सत्य बोलिए इन्होंने कहा, ठीक है, और चोरी मत करिए, धन का संचय मत करिए, अहिंसा मत कीजिए, और इन्होंने जोड़ दिया ब्रह्मचर्य। तो 5 ब्रह्मचर्य हो गया, इनके द्वारा जोड़ा गया, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्या हो गया, इनके द्वारा जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर सी फॉर क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद, ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है प्यारे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आपका जो ये पूरे 20 क्वेश्चन का जो सेशन था प्यारे भाई, यहाँ समाप्त होता है, ठीक है। अगर आपकी वीडियो समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा, अगर वीडियो फास्ट रखते हो, बहुत तेज़ मैंने बता रखा है, तो आप उसको आराम से वीडियो को रोक करके आराम से 2-3 बार देखें, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है ना। ठीक है भैया, चलिए तो ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है प्यारे भाई। देखिए, अगर आप लोग ही योगदान नहीं देंगे, ठीक है, अपने भाई को इसे मनोबल इसका नहीं बढ़ाएंगे भैया, ठीक है ना। आप जो हमारी बहनें, जो हमारे भाई देख रहे हैं, अगर आप लोग ही जो है मतलब इस तरह करने लगेंगे, तो मतलब कि क्वेश्चन अगर सही है उसके बाद भी ऐसी कमेंट करेंगे तो कैसे होगा बताइए। आप लोग अपना योगदान दीजिए, आप लोग मनोबल को बढ़ाइए, ठीक है, अपने मनोबल को भी बढ़ाइए, और आप अपना भी सिलेक्शन दीजिए। अब आप बताइए, आपके यहाँ से, आपके इस चैनल से हमने 5 लोगों का सिलेक्शन करवाया, आप फ्रेंड जो हमारी बैच चलती है वहाँ से 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब बताइए, जहाँ हज़ारों लोग हैं, अगर वहाँ 10 लोगों का हो रहा है, ठीक है, तो बहुत लोग हल्ला मचा देते हैं। और हमारे यहाँ तो 30-40 लोगों में, कितने, 30-40 लोगों में हमने अगर 5-6 लोगों को करवा दिया तो बताइए अपने आप में। और वैसे क्वालिफाई तो हमारे यहाँ 15 लोग हैं, कितने लोग हैं, 15 लोग हैं सिर्फ SSC GD में। तो बताइए, तो अपनी भी तो एक उपलब्धि है प्यारे भाई। तो कहीं ना कहीं आप निश्चिंत होकर पढ़ें, आप बहुत योग्य टीचर हैं यहाँ जो आपको पढ़ाएंगे, आप निश्चिंत होकर पढ़िए भैया, ठीक है ना। चलिए, तो इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं प्यारे भाई। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि प्यारे भाई।